अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास क्या किया था, कंप्लीट किया था, और वहां पे जो हमने टॉपिक लिया था वो था सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास, और उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल डाउट क्लास में क्या किए थे, सॉल्व किए थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो हेडिंग डालो वहां पे रिजिड बॉडी। अब देखो जितनी बॉडीज होती हैं उन बॉडीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ बॉडीज को हम रिजिड बोलते हैं, कुछ बॉडी को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिजिड बॉडी बोलते हैं। अब देखो रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या है, तो जो रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट है वो मैथमेटिकल है कि नहीं। रिजिड बॉडी को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसी बॉडी है जिसके कि हम दो पार्टिकल की बात करें, जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि हमारे पास कोई बॉडी है, हमारे पास यहां पे एक बॉडी है और इस बॉडी पे दो पार्टिकल है। मान लो यहां पे एक पार्टिकल है ए और यहां पे एक पार्टिकल है बी। तो हमारे पास रिजिड बॉडी है, और नहीं है रिजिड बॉडी नहीं, हमारे पास एक बॉडी है, सिंपली हमारे पास एक बॉडी है। उस बॉडी पे हमने दो पार्टिकल को क्या कर दिया, मार्क कर दिया, और मान लो इन दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी, और हम इस बॉडी पे जाके बैठ गए, इस पार्टिकल पे जाके बैठ गए। अब रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या है, रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट है कि अगर हम एक पार्टिकल बैठ के दूसरे पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे बॉडी वहां पे क्या है, रिजिड है। तो रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम बॉडी पे किसी भी एक पार्टिकल को देख रहे हैं, अगर हम बॉडी के किसी एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं और इनके बीच का डिस्टेंस अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे बॉडी वहां पे क्या है, रिजिड है। नो चेंज इन डी विथ टाइम, नो चेंज इन डी विथ टाइम। टाइम के साथ डी में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है, टाइम के साथ डी में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे बॉडी हमारी वहां पे क्या है, रिजिड है कि नहीं। तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन लिख लो वहां पे, तो लिखो वहां पे, रिजिड बॉडी इज डिफाइंड as a system or particle in which distance between each pair of particle, rigid body is defined as a system of particle in which distance between each pair of particle remains constant with respect to time। टाइम के साथ अगर सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे वो बॉडी हमारी क्या है, रिजिड है। प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो ध्यान रखना, प्रैक्टिकली कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होती है। तो रिजिड बॉडी हमारा एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, और प्रॉपर्टी क्या है, दो पार्टिकल हैं बॉडी में, अगर दो पार्टिकल है और उनके बीच में सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे बॉडी वहां पे क्या है, रिजिड है। अब जैसे एक एग्जांपल लो, वहां पे पहला एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं कि यहां पे ग्राउंड है और ग्राउंड पे हमारे पास एक ब्लॉक M1 है, दूसरा ब्लॉक M2 है। ये जो दोनों ब्लॉक हैं, ये दोनों ब्लॉक यहां पे स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो हमारे पास दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक है M1, दूसरा ब्लॉक है M2, और ये दोनों ही ब्लॉक हमारे स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं। इन दोनों ब्लॉक को मिला के हम डिफाइन कर रहे हैं सिस्टम। तो ये जो दो ब्लॉक हैं, इन दोनों ब्लॉक को मिला के हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, सिस्टम। अच्छा, देखने से क्या लग रहा है, देखने से हमें लग रहा है कि ये सिस्टम, देखो बॉडी की बात भी करते हैं हम, सिस्टम की बात भी करते हैं, तो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब मैं अगर तुम्हें पूछूं कि देखने पे क्या लग रहा है, तो तुम बोलोगे देखने पे ऐसा लग रहा है कि सिस्टम नॉन रिजिड है। नॉन रिजिड का मतलब है कि डिस्टेंस क्या हो रहा है, वेरी कर सकता है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि इस ब्लॉक को भी हमने v वेलोसिटी दी, और बताओ इस ब्लॉक को भी अगर v वेलोसिटी दी तो क्या होगा। अगर दोनों ब्लॉक को हमने v वेलोसिटी दी है तो जब भी हम किसी एक ब्लॉक पे बैठ के दूसरे ब्लॉक को देखेंगे, इनके बीच का सेपरेशन L कांस्टेंट रहेगा।
और मैंने क्या बोला है, कोई भी सिस्टम या कोई बॉडी मेरी रिजिड कहलाएगी अगर दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे इस केस में ये सिस्टम एक रिजिड सिस्टम की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है वहां पे। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि यहीं पे ब्लॉक को हमने वेलोसिटी दी v1, इस ब्लॉक को हमने वेलोसिटी दी v1, इस ब्लॉक को वेलोसिटी हमने दी v2, तो इस ब्लॉक को वेलोसिटी v1 दी है, इस ब्लॉक को वेलोसिटी v2 दी है, लेकिन v2 v1 से ज्यादा है। अब जिन दो बॉडी की बात कर रहे हैं उन दोनों बॉडी को वेलोसिटी हमने अलग अलग दी है, फिर से हम इन दोनों बॉडी को मिला के क्या डिफाइन कर रहे हैं, सिस्टम। इन दोनों बॉडी को मिला के फिर से हम डिफाइन कर रहे हैं सिस्टम। बताओ इस सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं M1 ब्लॉक पे बैठ के M2 ब्लॉक को देखूंगा तो बताओ इन दोनों के बीच का सेपरेशन L हमेशा वही रहेगा क्या, नहीं। अब मैं अगर M1 पे बैठ के M2 को देखूंगा तो M2 हमें आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इसका मतलब है इसके बीच का जो सेपरेशन है वो चेंज हो रहा है, और सेपरेशन अगर चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे ये जो सिस्टम है ये सिस्टम नॉन रिजिड है। क्लियर वहां पे। फिर देखो वहां पे, अब मान लो हमारे पास एक स्टील की बॉल है, हमारे पास एक स्टील की बॉल है। अच्छा, अब मैं अगर बोल रहा हूं कि हमारे पास एक स्टील की बॉल है और स्टील की बॉल पे हमने 2 पॉइंट मार्क कर दिए, एक पार्टिकल मार्क किया A, दूसरा पार्टिकल मार्क किया B, और मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी कितना है, D है। अच्छा, अब ये बताओ इस स्टील की बॉल को हम देख के क्या बोलेंगे, इंट्यूशन हमें यह आएगा कि ये बॉल हमारी क्या है, रिजिड है। और अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक बैलून है और बैलून में अगर हमने 2 पॉइंट मार्क किए हैं A और B और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, D, तो देख के हम क्या बोलेंगे, हम देख के बोलेंगे कि ये स्टील बॉल रिजिड है लेकिन बैलून हमारा नॉन रिजिड है। क्यों नॉन रिजिड है, क्योंकि बैलून पे अगर हम बैठ जाएं और उसको बैलून को हम क्या करें, प्रेस करें, तो फिर क्या होगा, जैसे हम A पे बैठ के B को देखेंगे और बैलून प्रेस होगा तो दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज हो जाएगा। तो देखने पे ही लग रहा है कि बैलून हमारी क्या है, नॉन रिजिड बॉडी है। स्टील की बॉल हमें कैसी दिखाई दे रही है, स्टील की बॉल हमें रिजिड दिखाई दे रही है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस बॉल को एयर में थ्रो भी कर दूं, अगर हम इस बॉल को एयर में थ्रो भी कर दें तो दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो दिखने में जो स्टील बॉल है, दिखने में ये स्टील बॉल कैसी है, रिजिड है। लेकिन मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होती है। कुछ टाइम बाद हो सकता है कि ये बॉल किसी बैट से कोलाइड करे, ये जो बॉल है ये बॉल किसी बैट से कोलाइड करे या फिर ग्राउंड से कोलाइड करे या वॉल से कोलाइड करे। तो जब ये बॉल ग्राउंड से कोलाइड करती है तो हमने पढ़ा था कि कोलिजन के टाइम पे पहले बॉडी क्या होती है, डिफॉर्म होती है, उसके बाद बॉडी वहां पे क्या होती है, रिफॉर्म होती है। तो जब ये बॉडी डिफॉर्म होगी, जब ये बॉडी वहां पे क्या होगी, डिफॉर्म होगी, तो उस केस में ये जो पॉइंट रहेगा A और ये जो पॉइंट रहेगा B, इनके बीच का डिस्टेंस वहां पे डिक्रीज कर रहा होगा। और मैंने क्या बोला, अगर दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन वहां पे क्या होने लग जाए, चेंज होने लग जाए, तो फिर वो बॉडी हमारी क्या होगी, नॉन रिजिड होगी। तो ये जो स्टील की बॉल है, ये दिखने में कैसी है, रिजिड है, लेकिन जब ये बॉल टकराती है तो कोलिजन के टाइम पे उसका बिहेवियर नॉन रिजिड हो जाता है। तो वैसे ये बॉडी क्या थी, रिजिड, लेकिन जब ये बॉल कोलाइड कर रही है तो उसका बिहेवियर वहां पे क्या बन गया, नॉन रिजिड बन गया। इसलिए हमने बोला कि प्रैक्टिकली कोई भी बॉडी हमारी रिजिड नहीं होती है। क्लियर। लेकिन
अब हम लोग किस बॉडी की स्टडी करने वाले हैं? हमने क्या बोला, प्रैक्टिकली तो कोई भी ऐसी बॉडी नहीं होती है जो रिजिड होती है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं हाइपोथेटिकल बॉडी की जो हमेशा क्या रहेगी, रिजिड रहेगी। हमेशा रिजिड, रिजिड का मतलब है कभी भी वो टकराएगी तब भी दोनों के बीच का सेपरेशन वहां पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब हम जो भी फॉर्मूले या जो भी रिजल्ट डिराइव करने जा रहे हैं वो डिराइव करने जा रहे हैं किसके लिए, रिजिड बॉडी के लिए वहां पे। तो अब नेक्स्ट लिखो वहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ रिजिड बॉडी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिजिड बॉडी की, इफ अ बॉडी इज रिजिड, इफ अ बॉडी इज रिजिड देन द सेपरेशन बिटवीन any of its two particle, then separation between any of its two particle always remains constant। अगर कोई बॉडी रिजिड है तो उस बॉडी में अगर हम कोई भी दो पार्टिकल मार्क करेंगे तो उनके बीच का सेपरेशन हमेशा कैसा रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आ रही है रिजिड बॉडी की वो क्या आ रही है, मान लो हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, मान लो हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी को हमने एयर में क्या कर दिया, थ्रो कर दिया, ये हो गया ग्राउंड। तो हमारे पास रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी को हमने थ्रो किया, यहां पे एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे है। अब यहां पे हमने क्या किया, फिर से दो पार्टिकल मार्क किए, यहां पे एक पार्टिकल मार्क किया ए, यहां पे एक पार्टिकल मार्क किया बी। ए की वेलोसिटी दी हुई है v1, बी की वेलोसिटी वहां पे दी हुई है v2, और दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है। इस लाइन के साथ ये एंगल θ1 है, इस लाइन के साथ ये एंगल क्या है, θ2 है। अब मैंने क्या बोला है कि यहां पे एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी को हमने एयर में थ्रो कर दिया। अब अगर हम दो पार्टिकल मार्क कर रहे हैं ए और बी, तो इन दोनों पार्टिकल की ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी v1 और v2 है उस इंस्टेंट पे। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि इस वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट हैं, तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा v1 cos θ1, एक कंपोनेंट लाइन के अलोंग है, दूसरा परपेंडिकुलर होगा तो वो होगा v1 sin θ1। सिमिलरली v2 का एक कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग होगा v2 cos θ2, एक कंपोनेंट लाइन के अलोंग तो दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर, वो हो जाएगा v2 sin θ2। देखो है क्या नहीं यहां पे। अब मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि अगर कोई बॉडी रिजिड है तो जब भी हम एक पार्टिकल में बैठ के दूसरे पार्टिकल को देखेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अब इमेजिन करो कि एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर बी पे बैठा हुआ है, हमारे पास एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है, बी पे बैठा हुआ है। और ध्यान ना, बी पे बैठ के हम किसको देख रहे हैं, बी पे हम बैठ के ए को देख रहे हैं। अच्छा, बी पे बैठ के अगर ए को देखोगे तो ये ऑब्जर्वर जब भी कोई चीज मेजर करेगा तो वो हमेशा रिलेटिव मेजर करेगा, क्योंकि बी भी मोशन में है, ए भी मोशन में है, और हम कर क्या रहे हैं, ए भी मोशन में है, बी भी मोशन में है, और हम ए की स्टडी कहां पे जाके कर रहे हैं, हम ए की स्टडी जाके कर रहे हैं बी पे। तो ये चीज ध्यान रखना है, हम बी पे बैठ के जब ए को देखेंगे तो वो हमेशा वहां पे क्या होगी, रिलेटिव होगी। अच्छा, अब बी पे बैठ के अगर ए को देखोगे तो इसको ए इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा क्या? अगर हम बी पे बैठ के ए को देख रहे हैं और ए अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब तो इनके बीच का सेपरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन इनके बीच का सेपरेशन हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, और यह पॉसिबल तभी है जबकि ये ऑब्जर्वर जब ए बी लाइन के अलोंग देखेगा तो उसको रिलेटिव वेलोसिटी 0 दिखाई देनी चाहिए।
अगर हम बी पे बैठ के ए को देख रहे हैं तो उसको रिलेटिव वेलोसिटी जीरो दिखाई देनी चाहिए। अब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो कब हो पाएगी? डायरेक्शन सेम होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट लिखेंगे v1 cos थीटा 1 माइनस v2 cos थीटा 2 इक्वल्स टू जीरो। तो नेक्स्ट रिजल्ट निकल के आता है v1 cos थीटा 1 v2 cos थीटा 2 के बराबर होना चाहिए। देखो है कि नहीं है? जब भी हम बी पे बैठ के ए को देखेंगे तो हमें ए हमेशा रेस्ट में दिखाई देना चाहिए। इसका मतलब है कि उस लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी और रिलेटिव वेलोसिटी में सब्ट्रैक्ट करते थे जब डायरेक्शन वहां पे क्या होता है? सेम होता है। तो जब हम बी पे बैठ के ए को देखेंगे, जब हम बी पे बैठ के किसको देखेंगे? ए को देखेंगे। तो जब बी पे बैठ के हम ए को देख रहे हैं तो ए हमें इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो क्या हो गई? जीरो हो गई। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी निकल के आ रही है इन केस ऑफ अ रिजिड बॉडी, इन केस ऑफ अ रिजिड बॉडी रिलेटिव वेलोसिटी, इन केस ऑफ अ रिजिड बॉडी relative velocity along the line joining the two particles must be zero। अगर हम कोई रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है? दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उस लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी वहां पे क्या होगी? जीरो होगी वहां पे। फिर देखो ये तुम्हारा B है, ये तुम्हारा A है। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जब भी हम B पे बैठ के A को देखेंगे तो ये डिस्टेंस D तो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट दिखाई देगा। अगर हम B पे बैठ के A को देखेंगे, अगर हम B पे बैठ के A को देखेंगे तो हमें ये डिस्टेंस हमेशा कैसा दिखाई देगा? हमेशा हमें ये डिस्टेंस कांस्टेंट दिखाई देगा। लेकिन B पे बैठ के अगर A को देख रहे हो तो बताओ, अभी हमने रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करी है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। अब हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर की। तो बताओ बी पे बैठ के अगर ए को देखोगे तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई देगी। कितनी दिखाई देगी? डायरेक्शन सेम है तो वहां पे सब्ट्रैक्ट करो तो ये होगा v1 sin थीटा 1 माइनस v2 sin थीटा 2। तो हो जाएगा v1 sin थीटा 1 माइनस वहां पे क्या हो गया? v2 sin थीटा 2। अब बताओ हम B पे बैठ के A को देख रहे हैं तो जब भी हम B पे बैठ के A को देखेंगे तो डिस्टेंस कांस्टेंट दिखाई देगा और वेलोसिटी हमेशा इसके परपेंडिकुलर है। और ऐसा तभी हो पाता है जबकि इस ऑब्जर्वर को पार्टिकल का पाथ कैसा दिखाई देगा? सर्कुलर। सर्कल की प्रॉपर्टी है सर्कुलर मोशन की। किसी टाइम पे पार्टिकल अगर यहां कहीं होगा तो इनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है और वेलोसिटी डिस्टेंस पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो जब हम ए पे बैठ के, जब हम बी पे बैठ के ए को देख रहे हैं तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? जब भी हम एक पार्टिकल बैठ के दूसरे पार्टिकल को देखेंगे उसका पाथ हमेशा क्या होगा? सर्कुलर दिखाई देगा। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या एक्सप्लेन किया रिजिड बॉडी का कि इन केस ऑफ रिजिड बॉडी सेपरेशन बिटवीन एनी ऑफ इट्स टू पार्टिकल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है इन केस ऑफ रिजिड बॉडी, in case of rigid body relative velocity along the line joining the two particles will always be zero। ये नेक्स्ट पॉइंट था वहां पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? in case of rigid body, in case of rigid body motion of one particle with respect to another particle will always be circular। अगर हम रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं तो जब भी हम एक पार्टिकल में बैठ के दूसरे पार्टिकल को देखेंगे तो हमेशा हमें उसका पाथ कैसा दिखाई देगा? हमेशा उसका पाथ हमें दिखाई देगा वहां पे सर्कुलर। देखो इतना क्लियर हो वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है रिजिड बॉडी का वहां पे, अच्छा अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि मान लो हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, मान लो हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी में हमने 3 पार्टिकल मार्क किए। यहां पे एक पार्टिकल मार्क किया A,
यहां पे एक पार्टिकल मार्क किया B, यहां पे एक पार्टिकल मार्क किया C। तो हमारे पास 3 पार्टिकल हैं A, B और C। अब हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों पार्टिकल को ज्वाइन करके हमने यहां पे एक ट्रायंगल बना दिया। तो जो भी रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी में हमने 3 पार्टिकल मार्क किए, इनको ज्वाइन करके हमने एक ट्रायंगल डिफाइन कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं हमारे पास एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर कहां बैठा है, ये ऑब्जर्वर ए पे बैठा हुआ है। अब इस पार्टिकल को, इस बॉडी को हमने क्या कर दिया, थ्रो किया है एयर में। जो भी बॉडी है, इस बॉडी को हमने एयर में क्या किया है, थ्रो किया है इस तरह से। अब बताओ, हमेशा जब ये बॉडी मूव करेगी तो इनके बीच का ये डिस्टेंस क्या रहना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। अब मान लो किसी टाइम पे ए पे बैठ के अगर हम बी को देख रहे हैं और बी ने यहां पे एंगल टर्न कर लिया है थीटा, तो बताओ क्या होगा। अगर बी ने थीटा एंगल टर्न किया है तो सी भी वहां पे थीटा एंगल से टर्न हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, तभी तो वहां पे ट्रायंगल का शेप मेरा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में, देखो समझो इस चीज को, मैंने क्या बोला, अगर हम ए पे बैठ के देखेंगे तो ए के रेस्पेक्ट में बी भी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सी भी क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, लेकिन ट्रायंगल का शेप चेंज नहीं होना चाहिए। और ट्रायंगल का शेप चेंज तभी नहीं होगा जबकि बी अगर थीटा से टर्न होगा तो सी भी थीटा से टर्न होगा। इसका मतलब है कि ए पॉइंट पे अगर बैठ के देखेंगे तो सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी हमेशा हमें सेम दिखाई देगी। देखो ये समझ में नहीं समझ में आया यहां पे, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, इन केस ऑफ रिजिड बॉडी, लिखो वहां पे, in case of rigid body, in case of rigid body, angular velocity of all the particle, in case of rigid body, angular velocity of all the particle with respect to any single particle will always be same। क्लियर लिया वहां पे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा वहां पे, with respect to any point, with respect to any point of the rigid body, the angular velocity of all other points of that rigid body is same। तो जब भी हम किसी एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में बाकी पार्टिकल को देखेंगे तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी हमेशा हमें सेम दिखाई देगी। और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है रिलेटिव का, क्या करते थे, दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे, डिवाइडेड बाय वहां पे क्या कर देते थे, आर कर देते थे। देखो है कि नहीं वहां पे। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है कि किसी भी एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो बाकी सभी पार्टिकल का पाथ वहां पे क्या होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए वहां पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे जो रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी है, अच्छा नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे, कुछ और पॉइंट्स हैं जब हम रिजिड बॉडी स्टार्ट कर रहे होंगे तो वहां पे हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे आगे फिर से। अभी केवल इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई बॉडी रिजिड होगी दोनों के बीच का सेपरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दोनों को ज्वाइन करने की लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होगा, किसी भी एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में बाकी सभी पार्टिकल देखेंगे तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी हमेशा हमें सेम दिखाई देगी। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिजिड बॉडी के मोशन की। तो टॉपिक तो हमारा रिजिड बॉडी है, जो टॉपिक है, टॉपिक हमारा वहां पे क्या है, रिजिड बॉडी है। जो टॉपिक है, टॉपिक मेरा रिजिड बॉडी है, और अब हम बात कर रहे हैं रिजिड बॉडी के मोशन की। तो जब भी हम रिजिड बॉडी के मोशन की बात करते हैं तो मोशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो मोशन होता है उसको हम नाम देते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो पहला लिखो वहां पे
प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा जो आता है वो आता है प्योर रोटेशनल मोशन, और तीसरा आता है वहां पे रोलिंग। तो जब भी कोई रिजिड बॉडी मूव कर रही है तो सबसे पहला केस वहां पे क्या है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। अब प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कैसे होता है, तो इमेजिन करो कि हमारे पास एक टेबल है, यहां पे हमारे पास एक टेबल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहे हैं, और इस टेबल पे यहां कहीं हमारी एक रॉड है। तो टेबल है, टेबल के ऊपर हमने क्या किया, एक रॉड को लाके प्लेस किया है। रॉड कैसी है, रॉड पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे यूनिफॉर्म है। और कभी करके देखना कि अगर कोई रॉड टेबल पे पड़ी हुई है और टेबल रॉड के सेंटर पे हम कोई फोर्स F अप्लाई करें तो बताओ होता क्या है। अगर कोई रॉड टेबल पे पड़ी हुई है इस तरह से, जैसे ये तुम्हारे टेबल है, इस तरह इमेजिन करो रहा, देखो ये टेबल है, टेबल के ऊपर क्या है, टेबल के ऊपर हमने यहां पे एक किसको लाके प्लेस किया, रॉड को लाके प्लेस किया। अब देखो फोर्स अगर मैं ऐसा अप्लाई कर रहा हूं एंड पे तो क्या हो रहा है, ये रॉड ऐसे टर्न हो रही है। लेकिन देखो अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसके सेंटर पे तो रॉड कैसे जा रही है, ये डस्टर है, फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं सेंटर पे, और सेंटर पे जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो रॉड कैसे जा रही है, सीधे जा रही है। तो होता क्या है वहां पे कि जब इस रॉड के सेंटर पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो रॉड कुछ इस तरह से मूव करती है। अब देखो जब ये रॉड इस तरह से मूव कर रही होगी, जब ये रॉड इस तरह से मूव कर रही होगी और यहां पे हम कुछ पार्टिकल्स को मार्क करें, जैसे पार्टिकल ए बी सी, तो ये जितने भी पार्टिकल रहेंगे ये सभी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहे होंगे। ये जितने भी पार्टिकल हैं ये सभी पार्टिकल वहां पे स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहे होंगे। और बताओ ये सभी पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहे हैं तो सबका वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो x अगर वहां पे डिस्प्लेसमेंट है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग वहां पे बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो उस केस में बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सभी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलते हैं, सबका डिस्प्लेसमेंट सेम है। और टी टाइम बाद सबका अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो ध्यान रखना सबकी वेलोसिटी भी सेम होगी, क्योंकि वेलोसिटी थी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और टी टाइम बाद अगर वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, तो यहां पे v भी सेम रहेगा। और अगर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो यह ध्यान रखना कि अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो हर पार्टिकल का पाथ वहां पे स्ट्रेट लाइन होगा, हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी, हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम है, हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम है। अब बताओ इस पार्टिकल की या इस रॉड की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखी जाएगी, हाफ m1v² प्लस हाफ m2v², फिर होगा वहां पे हाफ mn। हर पार्टिकल की वेलोसिटी तो सेम है, तो अगले स्टेप में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ m1 प्लस m2 टिल mn इंटू v²। तो ये अगले स्टेप में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m1 प्लस m2 प्लस mn, ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ द रॉड इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अगर कोई पार्टिकल या कोई रॉड ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है,
अगर कोई बॉडी वहां पे ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो ध्यान रखना है उस केस में बॉडी के पास जो काइनेटिक एनर्जी आती है उसको हम नाम देते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम बोल रहे हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और इसको हम डिनोट करते हैं केटी से। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन कर रहे हैं इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी, इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स ट्रांसलेशनल मोशन। नेक्स्ट जो मोशन आता है वो आता है वहां पे रोटेशनल मोशन। तो पहला जो मोशन था रिजिड बॉडी का वो था प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। अब जो दूसरा मोशन आता है वो आता है रोटेशनल मोशन। तो एक तो हम बात करेंगे वहां पे रोटेशनल मोशन की और तीसरा जो मोशन आता है वो आता है रोलिंग। और मेन जो टॉपिक हम पढ़ने जाएंगे अभी वो पढ़ने जाएंगे रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन में ही बाद में हम बात करेंगे किसकी? रोलिंग की। अभी मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि रोटेशनल का मतलब क्या है और रोलिंग का मतलब क्या है। तो रोटेशनल के केस में हम क्या बोल रहे हैं कि मान लो हमारे पास एक डिस्क है, मान लो हमारे पास एक डिस्क है और डिस्क को हमने सेंटर पे लाके हिंज किया है। तो हमारे पास एक डिस्क है और डिस्क को हम सेंटर पे लाके इस तरह से हिंज कर रहे हैं। अच्छा, डिस्क को जब हम सेंटर पे लाके इस तरह से क्या कर रहे हैं? हिंज कर रहे हैं। हिंज का मतलब क्या है कि डिस्क के सेंटर पे हमने एक होल पास करा दिया और उस होल से हमने एक नेल को पास करा दिया। यहां पे डिस्क में हमने एक होल क्रिएट किया और होल से हमने नेल या एक्सेल पास करा दी। अब बताओ यहां पे अगर हम डिस्क को हल्का सा डिस्टर्ब करेंगे और यहां पे हम कोई पार्टिकल मार्क करें तो ये जितने भी पार्टिकल होंगे ये सभी पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे। तो अगर कोई रिजिड बॉडी इस तरह से मूव कर रही है कि सभी पार्टिकल का पाथ सर्कुलर है तो वो मोशन हमारा क्या होता है? रोटेशनल मोशन होता है। और इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या है। तो वहां मैंने क्या बोला था? वहां मैंने बोला था कि सर्कुलर मोशन में हम बॉडी के साइज को नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन रोटेशनल मोशन की हम बात करेंगे तो यहां पे हम बॉडी के साइज को क्या कर रहे होंगे? कंसिडर कर रहे होंगे। वहां पे देखो है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, अब ये हो गया तुम्हारा वहां पे सर्कुलर मोशन। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे एक साइकिल या कार का व्हील है, हमारे पास एक साइकिल और कार का व्हील है और जब कार चलती है तो व्हील आगे भी जाता है और व्हील साथ में सेंटर के अबाउट क्या करता है? रोटेट करता है। कुछ टाइम बाद व्हील यहां कहीं पहुंच जाता है। अब बताओ यहां पे क्या होता है? यहां पे जो सेंटर है वो तो रेस्ट में है। यहां पे अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है और अगर हम कहीं पे भी एक पार्टिकल मार्क कर दें, मान लो मैंने यहां पे कोई पार्टिकल ए मार्क किया है तो पार्टिकल ए कुछ इस तरह से चल रहा है, फिर पार्टिकल ए यहां कहीं आ गया तो पार्टिकल ए का पाथ कुछ इस तरह से कर्व है और आगे देखोगे इस पाथ को हम लोग साइक्लॉइड बोलते हैं। तो यहां पे जब हम बात करते हैं तो यहां पे हर पार्टिकल का पाथ सर्कुलर है, लेकिन यहां पे जब हम बात करेंगे तो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे नहीं चल रहा है। बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है और साथ में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो हर पार्टिकल जो रहेगा वो कर्व पाथ पे चल रहा होगा और वो डिस्टेंस भी क्या होगा? अलग अलग रहेगा वहां पे। तो इस तरह से हम रिजिड बॉडी के मोशन को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक था प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा था प्योर रोटेशनल मोशन और तीसरा था वहां पे प्योर रोलिंग। अभी हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं वहां पे रोटेशनल मोशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आईआईटी में देखोगे तो हर साल मेंस की बात करें, एडवांस की बात करें, एटलीस्ट मेंस की बात करेंगे तो हर साल तुम्हें एक या दो क्वेश्चन मिलेगा। एडवांस की बात करेंगे तो एडवांस में भी तुम्हें हर साल 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे।
कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि 3-3 4-4 क्वेश्चन भी रोटेशनल मोशन से फ्रेम हुए हैं। तो अभी नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, रोटेशनल मोशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, रोटेशनल मोशन। अच्छा, अब जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो मैंने क्या बोला है, रोटेशनल मोशन में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिजिड बॉडी के। यानी किसके हम रोटेशनल मोशन की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिजिड बॉडी के। तो जो भी रोटेशनल मोशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो रिजिड बॉडी के लिए पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, वहां पे हमने क्या डिफाइन किया है, वहां पे हमने डिफाइन किया है कि जब भी हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो वहां पे हम बॉडी के साइज को कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब वहां पे याद होगा हम लोगों ने कुछ टर्म डिफाइन करी थी। पहली जो टर्म डिफाइन करी थी वो डिफाइन करी थी थीटा। ध्यान है, जो फॉर्मूले सर्कुलर मोशन में एप्लीकेबल थे वही फॉर्मूले यहां पे भी क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, जो थीटा था, थीटा को हमने बोला था वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वहां पे समझाया था कि स्मॉल होगा तो स्केलर है, लार्ज होगा तो वहां पे नहीं, स्मॉलर होगा तो वेक्टर है, लार्ज होगा तो स्केलर है। अब मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि हमारे पास एक रॉड है, यहां पे हमारे पास एक रॉड है, और रॉड को हम इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। कुछ टाइम बाद रॉड यहां कहीं पहुंच जाएगी, वहां पे देखो, कुछ टाइम बाद रॉड यहां कहीं पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई। फिर कुछ टाइम बाद देखोगे तो रॉड यहां कहीं पहुंच रही होगी वहां पे। अब मैंने क्या किया, रॉड पे कुछ पार्टिकल मार्क किए, यहां पे एक पार्टिकल मार्क किया ए, यहां पे एक पार्टिकल मार्क किया बी, और यहां पे एक पार्टिकल मार्क किया सी। बताओ, अगर मैं तीनों पार्टिकल ए बी सी की बात करूं तो यहां पे टी की वैल्यू 0 थी, यहां पे टाइम टी था, और टी टाइम में अगर देखोगे तो पार्टिकल ए ने भी कितना एंगल टर्न किया, थीटा, बी ने भी कितना एंगल टर्न किया, थीटा, और सी ने भी कितना एंगल टर्न किया, थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है कि अगर कोई बॉडी रिजिड है, अगर कोई बॉडी हमारी रिजिड है तो उस केस में सभी पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वहां पे सेम होगा। लेकिन ये तो हमारी रिजिड बॉडी थी। मान लो हम बात कर रहे हैं चेन की, मान लो हम बात कर रहे हैं चेन की, और जो भी चेन है, चेन को हम इस एंड के अबाउट रोटेट करा रहे हैं, और जब चेन को रोटेट कराते हैं तो कभी ऑब्जर्व करना, चेन इस तरह से मूव करती है, और चेन जब इस तरह से मूव करती है तो हर लिंक का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी निकल के आ रही रिजिड बॉडी की, कि इन केस ऑफ रिजिड बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विल बी सेम, लेकिन इन केस ऑफ नॉन रिजिड बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विल बी डिफरेंट। यहां पे थीटा सबके लिए सेम है, वहां थीटा सबके लिए डिफरेंट है। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी भी याद होगी, एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखते थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो यहां पे एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, यहां पे हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट रहेगी। ओमेगा सेम है तो अल्फा भी सेम होगा, यहां पे ओमेगा डिफरेंट है तो अल्फा भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये रिजल्ट याद रखना है कि जब भी हम रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं,
जब भी हम रिजिड बॉडी की बात करेंगे तो उस केस में थीटा ओमेगा अल्फा, थीटा ओमेगा अल्फा, ये रिजल्ट मेरा वहां पे क्या होगा, सब पार्टिकल के लिए सेम रहेगा। लेकिन इन केस ऑफ नॉन रिजिड बॉडी हर पार्टिकल के लिए थीटा ओमेगा और अल्फा वहां पे क्या होगा, डिफरेंट होगा वहां पे। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया वहां पे? फिर देखो वहां पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, मैंने क्या बोला है, जो रिलेशन सर्कुलर पाथ के लिए एप्लीकेबल है वही रिलेशन वहां पे क्या है, रोटेशनल मोशन के लिए एप्लीकेबल है। अब मान लो कोई पार्टिकल अगर यहां कहीं है तो इसकी वेलोसिटी vc अलोंग द टेंजेंट होगी, इसकी वेलोसिटी vb अलोंग द टेंजेंट होगी, इसकी वेलोसिटी va अलोंग द टेंजेंट होगी। कौन सा रिजल्ट एप्लीकेबल है, तो रिजल्ट यहां पे एप्लीकेबल होगा v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो जो फॉर्मूला हमने सर्कुलर मोशन में डिराइव किया है वो फॉर्मूला v इक्वल्स टू आर ओमेगा यहां पे भी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा वहां पे। अच्छा अब बताओ सभी पार्टिकल के लिए ओमेगा क्या है, ओमेगा सेम है, लेकिन हर पार्टिकल का रेडियस वहां पे क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब है कि जितने भी पार्टिकल होंगे सबकी लीनियर स्पीड डिफरेंट होगी। अच्छा किसकी लीनियर स्पीड ज्यादा होगी, तो ध्यान है जिसका रेडियस ज्यादा होगा। इसका मतलब है यहां पे va ग्रेटर देन vb ग्रेटर देन vc। सिमिलरली यहां पे अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे θ4 ग्रेटर देन θ3 ग्रेटर देन, तो ये तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऑर्डर होगा और यहां पे ये तुम्हारी लीनियर स्पीड की क्या होगी, ऑर्डर रहेगी वहां पे। तो ध्यान ना ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम होगी लेकिन लीनियर वेलोसिटी हर पार्टिकल की यहां पे क्या होगी, अलग अलग होगी वहां पे। अच्छा जो फॉर्मूला था AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा, ये सभी फॉर्मूले यहां पे एप्लीकेबल हैं। फिर जिस तरह से सर्कुलर मोशन वहां पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म था उसी तरह से रोटेशनल मोशन भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म होगा तो यहां पे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो सेंट्रीपिटल भी होगा, साथ में वहां पे क्या होगा, टेंजेंशियल भी होगा। तो जो रिजल्ट हमारे सर्कुलर मोशन के एप्लीकेबल थे या जो रिजल्ट सर्कुलर मोशन में एप्लीकेबल थे वही रिजल्ट अब हमारे रोटेशनल मोशन में भी क्या होंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे वहां पे। बताओ इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ वहां पे? फिर देखो नेक्स्ट जो रिजल्ट हम लोगों ने डिराइव किया था वहां पे, नेक्स्ट जो रिजल्ट हम लोगों ने वहां पे डिराइव किया था वो डिराइव किया था वहां पे ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, या फिर थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और तीसरा रिजल्ट था ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे? तो रिजल्ट हो जाएगा वहां पे ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, या फिर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये फॉर्मूले हमारे सर्कुलर मोशन में एप्लीकेबल थे। कब रिजल्ट एप्लीकेबल था? रिजल्ट एप्लीकेबल था जब अल्फा वहां पे कांस्टेंट था। तो ध्यान रखना है अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है जिसके लिए अल्फा कांस्टेंट है, तो वहां पे ये फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे। ये फॉर्मूला टी टाइम बाद एंगुलर वेलोसिटी देता था, ये फॉर्मूला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता था, और ये फॉर्मूला थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाद एंगुलर वेलोसिटी देता था। देखो ये था कि नहीं था वहां पे? तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है वहां पे कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है और अल्फा कांस्टेंट है तो ये सभी फॉर्मूले वहां पे एप्लीकेबल हैं। अब ध्यान ना मैं फॉर्मूले डिराइव करने नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये सब डेरिवेशन हम लोग सर्कुलर मोशन में कर चुके हैं। तो जो फॉर्मूले सर्कुलर मोशन के थे वो फॉर्मूले यहां पे क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। अब जब हम रिजिड बॉडी के मोशन की बात करते हैं तो सबसे पहली जो टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, अब जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, इसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे? आई से। अब ध्यान, आई से हमने इंपल्स भी डिनोट किया था, लेकिन जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा तो उसको हम कैपिटल आई सिंबल से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। अब सबसे पहले यह समझो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज क्या है। तो देखो, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि यहां पे ग्राउंड है और ग्राउंड पे हमारे पास दो ब्लॉक रखे हुए हैं, एक ब्लॉक यहां पे रखा है 10 kg का, सरफेस स्मूथ है, और यहां पे एक और ब्लॉक है और ये ब्लॉक 1000 kg का है। अब क्या हो रहा है? यहां पे दो पर्सन है, यहां पे एक पर्सन है और यहां पे भी एक पर्सन है, और ये पर्सन इस ब्लॉक के ऊपर क्या कर रहा है? दोनों ही पर्सन ब्लॉक को वहां पे क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। और जब धक्का दे रहे हैं तो इसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं। तो जितने से ये पुश कर रहा है, तो जितने से ये फोर्स से पुश कर रहा है उतने से ही ये भी इस ब्लॉक को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि दो ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉक का मास अलग अलग है, एक ब्लॉक बहुत हल्का है और एक ब्लॉक बहुत भारी है। दोनों ब्लॉक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हैं, दोनों ब्लॉक के ऊपर हमने सेम अमाउंट से फोर्स लगाया। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं किस ब्लॉक को मूव कराना इजी है, देखो सरफेस अगर फ्रिक्शनलेस है तो दोनों ब्लॉक मूव करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे दोनों ब्लॉक मूव करेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है? इन दोनों ब्लॉक में से कौन सा ब्लॉक इजीली मूव कर पाएगा? इजीली का मतलब है यहां पे जब यहां पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक फास्टली मूव करेगा। देखो डिफरेंस क्या है, जैसे ही यहां पे फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक फास्टली मूव करेगा, और इस ब्लॉक की अगर बात करोगे तो ये ब्लॉक वहां पे स्लोली मूव करेगा। तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक वहां पे फास्टली मूव कर रहा है, और ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक हमारा क्या हो रहा है? स्लोली मूव कर रहा है। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि रीजन क्या है, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इस ब्लॉक को मूव कराना थोड़ा डिफिकल्ट है, इस ब्लॉक को मूव करना डिफिकल्ट होता है, इस ब्लॉक को मूव कराना इजी है, तो जो भी मेरा आंसर है वो आता है ड्यू टू मास। देखो यहां पे एक्सप्लेनेशन यही है कि नहीं है? हम बोलेंगे मास के कारण इस ब्लॉक को मूव कराना डिफिकल्ट है, इस ब्लॉक को मूव कराना इजी है। तो मास जनरली क्या है? तो हम बोलते हैं मास बॉडी की प्रॉपर्टी है। हम कई बार ऐसा भी डिफाइन करते हैं कि मास है क्या? तो मास बॉडी की प्रॉपर्टी है जो बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन को अपोज करती है। तो जब भी कोई बॉडी रेस्ट में है, और उस बॉडी को हम ट्रांसलेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो मास रहता है, मास उसके मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। अब जिस तरह से यहां पे मास बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन को अपोज करता है, सिमिलरली जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो इट अपोजेस रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी। तो ध्यान रखना, जिस तरह से मास यहां पे m होता है, ट्रांसलेशनल मोशन में जिस तरह से m होगा, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में वहां पे क्या होगा? I होगा। तो जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो यहां पे बॉडी के रोटेशनल मोशन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। अच्छा, आप कुछ पॉइंट्स लिख लो वहां पे, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो पहला तो मैंने पॉइंट क्या लिखवाया वहां पे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन को अपोज करता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उसको हम रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आई उसको वहां पे क्या करेगा? अपोज करेगा। अब नेक्स्ट लिखो वहां पे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी। अब तुम लोग के लिए एक नई टर्म है, तो यहां ना हम लोग जब 11th 12th में फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग टेंसर की बात नहीं करते हैं। मेनली वहां पे हम स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं और या वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। टेंसर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनका हर डायरेक्शन में क्या होती है? कुछ वैल्यूज होती है। जैसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? जिनका एक डेफिनेट डायरेक्शन है, लेकिन टेंसर का एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होता है। इनकी हर डायरेक्शन में क्या होती है? वैल्यूज होती हैं। तो अभी केवल तुम्हें टेंसर के बारे में हमें बहुत डिटेल में जाके नहीं पढ़ना है। अभी केवल तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ स्केलर एडिशन के टाइम पे। तो लिख लो वहां पे, ट्रीट इट एज अ स्केलर क्वांटिटी। ट्रीट इट एज अ स्केलर क्वांटिटी ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो जब भी हम ऐड करने जाएंगे या सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो हम इसको स्केलर क्वांटिटी की तरह क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे वहां पे। अच्छा, अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका फॉर्मूला होता है m इंटू आर स्क्वायर। जनरल बात कर रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है m इंटू आर स्क्वायर। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो m वहां पे क्या होता है? m वहां पे पार्टिकल का मास होता है और r वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और वो एक्सिस से r डिस्टेंस पे क्या हो रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो हमारे पास अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और वो r डिस्टेंस पे चक्कर लगा रहा है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका फॉर्मूला mr स्क्वायर है। SI सिस्टम की बात करोगे तो kg मीटर स्क्वायर, SI और MKS। और CGS की बात करोगे तो वहां पे हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो मास का m, रेडियस एक तरह की लेंथ होती है, तो ml स्क्वायर वहां पे क्या होता है? ml स्क्वायर वहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वहां पे। फिर नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स लिखो वहां पे, लिखो नेक्स्ट लिखो वहां पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिखो वहां पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, पहला लिखो वहां पे, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी। दूसरा लिखो वहां पे, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। शेप और साइज अगर चेंज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां पे चेंज हो जाएगा। तीसरा लिखो वहां पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तीसरा लिखो वहां पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। लास्ट में लिखो वहां पे, इन टोटैलिटी वी कैन से दैट इट डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास रिलेटिव टू एक्सिस। तो हम फाइनली ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी हम किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है मास का डिस्ट्रीब्यूशन किससे? एक्सिस से। जिस एक्सिस के अबाउट हमें क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। हम एक्सिस से जितना दूर होते जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है? बॉडी की डेंसिटी पे, शेप और साइज पे, और तीसरा डिपेंड कर रहा है मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे? फ्रॉम द एक्सिस पे। अच्छा, इसी में आगे लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट चेंज इफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट चेंज इफ द मास, पहला लिखो वहां पे, इज शिफ्टेड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इफ मास इज शिफ्टेड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पे मास को शिफ्ट कर दो इस तरह से ऊपर की ओर। अब बताओ, मास को अगर हमने शिफ्ट किया पैरेलल टू एक्सिस तो कुछ फर्क पड़ा क्या? आर नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा सेम रहेगा।
फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, पहला क्या लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट चेंज इफ द मास इज शिफ्टेड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन बिकॉज आर डज नॉट चेंज। सेकंड लिख लो वहां पे, इज रोटेटेड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अ सर्कुलर पाथ, इज रोटेटेड about axis of rotation in a circular path because r does not change। तो अगर किसी पार्टिकल को अगर हम r रेडियस पे क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा क्योंकि r हमेशा सेम है। ध्यान, हमें रोटेशन से मतलब नहीं, हमें केवल क्या करना है, पार्टिकल का मास और उसका डिस्टेंस लेना है। तो अगर कोई पार्टिकल का मास m है और वो एक्सिस से r डिस्टेंस पे है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है। लेकिन जब ये पार्टिकल चक्कर लगाने लगेगा तब r में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और r में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। ध्यान रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रोटेशन से मतलब नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है कि एक्सिस से वो मास कितने डिस्टेंस पे। तो अगर हमें एक्सिस से पार्टिकल का डिस्टेंस मालूम है और उसका मास मालूम है तो हम वहां पे उस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि दो केसेस बनेंगे। पहला केस आएगा जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल के लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे, और अगला केस आएगा जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर रहे होंगे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल था रॉड, रिंग, डिस्क, स्फीयर, कोन। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट होंगे और वहां पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन देखेंगे। अभी जो आज मैंने रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करी है उसको केवल तुम रिवाइज करके देखो, फिर अगली क्लास में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से वहां पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो नोट डाउन कर लो इतना वहां पे।